अच्छा बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ई का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा फैट सॉल्युबल का। इसके साथ हम विटामिन को एंड करेंगे आज। ठीक है। विटामिन ई जो है, इसको टोकोफिरोल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके एड्स जो है वो नेचुरली अकरिंग जो है वो टोकोफिरोल होते हैं। डिफरेंट नेम्स हैं उनके। ठीक है। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो अल्फा टोकोफिरोल है। ठीक है, जो सबसे एक्टिव है। और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। और ये क्वेश्चन मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से क्वेश्चन आ चुका है, और इसका आंसर आप क्या देते हैं? विटामिन सी, विटामिन ए जो कि बीटा कैरोटीन वाली फॉर्म है, और विटामिन ई जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये करते क्या हैं? ये जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, उसको प्रिवेंट करते हैं। आप इंशाल्लाह जब हम लिपिड पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसको देखेंगे कि ये फैट फेज के अंदर जो है ना, लिपिड फेज के अंदर काम करता है। और ये चेन ब्रेकिंग जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो चेन रिएक्शन चल रहा होता है, जिस तरह आपने ओजोन के अंदर पढ़ा था कि एक फ्री रेडिकल जो है ना वो बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बना रहा होता है। ठीक है। तो उसमें जो प्रोपेगेशन वाला रिएक्शन होता है ना, तीन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े थे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। तो जो प्रोपेगेशन वाला चेन रिएक्शन होता है उसको ये बेसिकली ब्रेक करता है, और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट करके वहां पर उसको रेड्यूस कर देता है, रिएक्शन को स्टॉप कर देता है। ठीक है। तो वो फ्री रेडिकल्स आते कहाँ से हैं, ये भी हम लिपिड्स के अंदर पढ़ेंगे कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो वहां पर फ्री रेडिकल्स जो है वो जनरेट होते हैं। अब विटामिन ई जो है, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो वेजिटेबल ऑयल जो है इसके अंदर होता है, एग्स के अंदर है, ये लिवर के अंदर है। ठीक है, ये तो नेचुरल सोर्सेज हैं। अब इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो सिंथेटिक भी होना चाहिए ना, ताकि हमें पता हो एज डॉक्टर जो है कि सिंथेटिक फॉर्म जो है वो कौन सी है। तो वो मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, सो आपको शो हो जाएगा। इवियन 400 mg, इस नेम से जो है आपको ये मिल जाती है मेडिकेशन, इवियन 400 mg। इस नेम से जो है विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है। इसका यूज भी मैं बताता हूँ कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके। ठीक है, ये जस्ट फॉर आपके क्लिनिकल नॉलेज के लिए। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दी आपको। ठीक है। और जब आपने फैट डाइट जो है वो ज्यादा खानी है, तब आपने विटामिन ई का जो इनटेक है वो ज्यादा करनी है। हमारे यहाँ तो नहीं होती, लेकिन जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट ज्यादा लेते हैं तो आपको थायमिन ज्यादा खाना चाहिए। जब आप जो है प्रोटीन ज्यादा डाइट में ले रहे होते हैं, गोश्त खा रहे होते हैं, जब जिन शादियों का सीजन जब आता है तो आपको विटामिन बी 6 के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और जब आप जो है देसी घी या इस तरह की चीजें, ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं, जिस तरह रमजान के अंदर आप खाते हैं, तो आपको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ठीक है। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है अगर हो जाए, फंक्शन मैंने बता दिया कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होता है, सिंपल सा फंक्शन है इसका। ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, नॉर्मली डेफिशिएंसी इसकी होती कोई नहीं है। ठीक है। लेकिन सम टाइम बच्चों के अंदर हो सकती है, तो उनके अंदर फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं। तो इशू क्या होता है कि ये हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। आईज के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, रेटिनोपैथी उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट जब फंक्शन नहीं होता तो बहुत ज्यादा जो है सेल मेम्ब्रेन जो है, बहुत ज्यादा सेल्स की वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिनमें आरबीसीज जो है वो और आईज जो है वो सरे फहरिस्त होते हैं। ठीक है। जिस वजह से आपको हिमोलिसिस होती है और रेटिनोपैथी जो है वो हो जाती है। ठीक है। इसके साथ जो है एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, अगर हम एडल्ट्स के अंदर बात करें, तो एडल्ट्स के अंदर इसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो लिपिड की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो नहीं हो पाती, और ट्रांसपोर्ट जो है उसमें इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो कंडीशन एक होती है ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। तो लिपोप्रोटीन्स हम जिक्र कर चुके हैं, एचडीएल, एलडीएल, और उनका जो है हमने जिक्र किया था। तो ये सेकेंड ईयर के अंदर आप एक डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है। जिसके अंदर जो काइलोमाइक्रोन्स हैं या बीएलडीएल जो हैं, ये बनना बंद हो जाते हैं, इनके अंदर इशू आता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ए बीटा लिपोप्रोटीनीमिया। ए मींस नॉट। ठीक है। तो उसके साथ भी इसका रिलेशन होता है। तो क्लिनिकल इंडिकेशन, विटामिन ई जो है नॉर्मली तो रिकमेंड नहीं किया जाता क्रॉनिक डिजीज के अंदर, जैसे कि हार्ट डिजीज है, कि आप कहें कि आपको कैंसर हो गया या हार्ट डिजीज हो गया तो आप विटामिन ई के सप्लीमेंट्स ले लें। ठीक है। लेकिन किन किन कंडीशंस के अंदर ये दिया जा सकता है, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जिक्र कर लें। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि क्लिनिकल जो इसके ट्रायल्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग है। इसका क्या मतलब है कि ये देखिए, ये कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है क्या, कि अगर हम सप्लीमेंट्स जो लेते हैं ना, इनके इतने ज्यादा इफेक्ट्स नहीं आते जितना आप नेचुरल सोर्सेज को यूज करके अगर आप नेचुरल सोर्सेज यूज करें ना, कि फ्रूट्स खाएं और इस तरह की चीजें लें जो इनका सोर्सेज है,
उनके जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा जल्दी आती हैं। जबकि जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनके इफेक्ट्स तो आते हैं लेकिन उतने तेज नहीं आते और इतने तसल्ली बख्श भी नहीं होते। ठीक है, तो इसकी क्या रीजन है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है, बायोलॉजिकल जो सिस्टम है वो दूसरे के साथ लिंक होता है, एक सिस्टम दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कितनी दफा देख चुके हैं कि कई वाइटामिन जो है उनकी एक्टिवेशन के लिए दूसरे वाइटामिन चाहिए होते हैं। जैसे विटामिन ई की एक्टिवेशन अगर करवानी हो ना तो विटामिन सी चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी रिड्यूस फॉर्म में एक्टिव होता है। तो जब ये फंक्शन परफॉर्म कर देता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो दोबारा इसकी रिडक्शन करने के लिए विटामिन सी रिक्वायर होता है। तो इस तरह जो है डिफरेंट विटामिन जो हैं और डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जिनका आपस में काफी ज्यादा कोरिलेशन होता है। जबकि सप्लीमेंट्स के अंदर तो हम स्पेसिफिकली एक आधा दे होते हैं। ठीक है, इस वजह से उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग जो है वो आ रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज वैसे इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आपको एक और क्लिनिकल रिलेटेड बात बता दूं, ये एजिंग से प्रिवेंट करता है विटामिन ई जो है। आपको याद होगा, बल्कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि जो फेशियल खवातीन करवाती हैं तो वहां पर ना वो एक गोल्डन कलर का कैप्सूल यूज करती है ना। गोल्डन कलर का कैप्सूल होता है, उसमें से कतरे, वो कतरे की फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो वो फेशियल के अंदर वाली क्रीम्स के अंदर डालते हैं। तो उसका क्या इफेक्ट होता है? वो स्किन को बड़ा चमका देता है और स्किन की जो है ना वो एजिंग को बेसिकली ब्लॉक करवाता है। इस वजह से स्किन जो है ना बड़ी वो खूबसूरत लग रही होती है। तो ये इसका उसके अंदर भी रोल है। इसके अलावा जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी विटामिन ई का रोल होता है बहुत ज्यादा। इस वजह से जो लोग मैरिड होते हैं वो लोग जो है इवियन असल में वैसे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा जो है मैरिड पर्सन जो होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं। तो ये इवियन जो है बेसिकली क्या करवाता है, ये स्किन की जो रिंकलिंग है उसको भी ब्लॉक कर देता है, रिंकलिंग नहीं होने देता। ओल्ड एज जो है जिसको एजिंग कहते हैं आप, उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और एज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है गेरेंटोलॉजी, बुक के अंदर आपको एक गेरेंटोलॉजी का वर्ड मिलेगा। तो गेरेंटोलॉजी कहते हैं रिलेटिव टू एज। ठीक है, यहाँ पर गेरेंटोलॉजिकल इश्यूज लिखे हुए थे, तो एज रिलेटेड इश्यूज को जो है ना गेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो अगर आप विटामिन ई जो है वो ज्यादा खा लें तो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। और अगर आप डेली बेसिस पे 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से भी खा लें तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, तो ये जो था आपका विटामिन ई का टॉपिक था। ठीक है, इसके रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।